इतनी सारी दवाएं है, तो मुझे लगा कि क्या मेरी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है, कि क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो उनकी जो मधुशाला नाम का काव्य संग्रह है, यह उसकी पंक्ति है। तो लेखक को लगा कि मुझे ये सारी दवाएं देखकर तो लगता है कि अब मेरे जीवन का अंत नज़दीक है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो उन्हें लगा कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी तो श्यामा विधवा हो जाएगी, तो क्या उसके भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। लेखक कहते हैं कि मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन मृत्यु से पहले जीने का डर है। क्यों डर है? क्योंकि उनके ऊपर जो घर की सारी जिम्मेदारी है, श्यामा की जिम्मेदारी है। तो लेखक सोचते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे घर वालों का, श्यामा का क्या होगा। इसलिए लेखक कहते हैं कि मरने से पहले मुझे जीने का डर है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। तो लेखक कहते हैं कि अगर मुझे बुखार ज़्यादा है और आराम करने के लिए मैं स्कूल में जाना छोड़ दूँगा, ट्यूशन छोड़ दूँगा, और बगैर तनख्वाह के छुट्टी लेने को भी तैयार हूँ, लेकिन अगर ये सब करूँगा तो घर का खर्च कैसे निकलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। तो लेखक के जो भाई है शालिग्राम, तो लेखक कहते हैं कि उनकी तनख्वाह पर, पूरी तनख्वाह पर घर नहीं चल सकता, और कहीं उनका तबादला मानी આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ બદલી થઈ જાય નોકરીમાં, તબાદલા हो जाएगा तो वो उसका वहाँ का घर चलाएगा, तो यहाँ वो पैसे नहीं बेच पाएगा। ऐसी स्थिति में घर का खर्च कैसे चलेगा। महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। लेखक की जो किताबें हैं तो वो कभी बिकती है, कभी नहीं बिकती, तो उनसे जो आमदनी मिलती है वो अनियमित है, और उनके माथे पर कर्ज भी बढ़ गया है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। लेखक कहते हैं कि श्यामा ने जब मेरी बीमारी सुनी तो वो घबरा गई, लेकिन फिर वह स्वस्थ हो गई कि कहीं लेखक श्यामा को घबराया देखकर, श्यामा को कांपता देखकर लेखक की चिंता और बढ़ न जाए। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। तो लेखक की बीमारी जब उनके माता पिता ने सुनी तो वे भी घबरा गए, लेकिन लेखक के पिताजी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी यह बीमारी ठीक करने के लिए अगर घर भी बेचना पड़े तो हम घर बेचकर भी तुम्हें ठीक कर देंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उच्छ्वास लेकर रह गया। उच्छ्वास माने निराशा। तो शालिग्राम, उनका जो भय था वो निराशा सूचक नज़रों से लेखक को देखता था, क्योंकि वो लाचार था, वो जानता था, फिर भी वो अपने बड़े भाई के लिए कुछ नहीं कर पाता था। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार हो गई। चारपाई मानी गुजराती में આપણે જેને પલંગ કહીએ તે। श्यामा की सेवा साकार हो गई। तो श्यामा ने भी इतने मन से, तन मन से लेखक की सेवा की कि धीरे धीरे लेखक ठीक होने लगे। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। जब मनुष्य कुछ भी काम करता है तो उसका पूरा ध्यान काम में होता है, बाकी कोई चिंता उसे सताती नहीं है। लेकिन जब कुछ काम धाम नहीं होता, तब लेखक कहते हैं कि तब चिंता पूरे मन को घेर लेती है। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी।
विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। किस्तें मानी जिन गुजराती में આપણે હપ્તો કહીએ, उसकी नियमित अदायगी के साथ अदायगी चुकवनी। मेरी साख जुड़ी है, उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। तो लेखक कहते हैं कि मेरा इलाज ठीक से हो या ना हो, लेकिन मैंने जो कर्ज लिया है उसकी किस्तें बराबर जानी चाहिए, क्योंकि ये जो किस्तें हैं वो मेरी साख से, साख माने इज्जत, मेरी साख से जुड़े हैं। अगर मैं पूरी तरह किस्तें नहीं दे पाया तो मेरी साख चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी और मुझे ये इज्जत मरने से पहले मेरी मौत आ जाएगी। अगर मेरी इज्जत चली जाएगी तो मैं पहले ही, मौत से पहले ही मर जाऊंगा। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? तो श्यामा कहती है कि आपका जो दवा चल रही है, जो इलाज चल रहा है, इस इलाज में आप अगर चिंता भी करते रहोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। सभी मनुष्य का ऐसा है कि चिंता, जिन्हें स्ट्रेस आपने कहिए, मन पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हम शरीर ठीक नहीं हो पाता क्योंकि मनुष्य के मन के जो भाव है वो मनुष्य के मन के जो भाव है, जो भी मनुष्य विचार करता है, जो भी चिंताएं करता है, उसका सीधा असर उसके शरीर पर होता है। इसलिए श्यामा कहती है कि अगर आप चिंता करोगे तो दवा का क्या लाभ होगा। मैंने कहा, ट्रैक्टर सोसाइटी से मुझ पर 400 कर्ज है, अन्य मित्रों के करीब 100। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत है। तो श्यामा ने क्या लेखक को कहा? उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। ऐसा बोली तो लेखक चौंक गए, लेकिन श्यामा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखक कर्ज की चिंता न करे इसलिए। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। वज्र माने इंद्र का एक हथियार है तो वो शक होता है, इसलिए लेखक कहते हैं कि श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वो क्या क्या नहीं कर सकती थी। तो लेखक को ऐसी बातें इसलिए वह कहती थी ताकि लेखक मन में कोई चिंता नहीं रखे। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वो मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक को लगा कि मैं जो मरने के बारे में सोच रहा हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि मुझे श्यामा के बारे में भी सोचना चाहिए। श्यामा के बारे में भी मुझे मृत्यु से लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे जघन्य अपराधी कौन होगा। जघन्य मानी जो अपराध को, जिस अपराध को माफ नहीं किया जा सके, ऐसा अपराध। तो लेखक कहते हैं कि अगर मैं श्यामा के लिए मेरी मौत हो जाए और श्यामा के लिए कर्ज की चिंता बनी रहे तो मुझसे अपराधी कोई नहीं होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। तो 15 दिन लेखक का इलाज चला तो उनके पास जो कुछ बचे कुचे पैसे थे वो खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। तो लेखक चाहते थे कि उनके पिताजी उनका घर नहीं बेचे। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि पिताजी ने अपने जीवन में खूब संघर्ष करके भूखे नंगे रहकर यह शरण स्थल मानी वृद्धावस्था में रहने के लिए की जगह घर बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता और मेरे कारण यह घर बिक जाए, यह मैं, लेखक कहते कि यह मैं नहीं चाहता।
पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। लेकिन लेखक कहते कि मेरे माता पिता को उस घर में मौत आए ऐसा उनका नसीब नहीं था। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी और बल भी दिया। श्यामा के लिए मुझे कोई चिंताएं नहीं छोड़नी है, श्यामा के लिए मुझे जीना है। यह बात ने लेखक को जीने के लिए बल दिया, मृत्यु के सामने संघर्ष करने का बल दिया। मैंने डॉक्टर बी के मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह पर स्वभाव से कहा, पैसे नहीं हैं तो जाओ मरो। तो डॉक्टर ने भी इतनी बेरहमी से ऐसा कह दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, जाओ तुम मरो। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिला है। तो लेखक कहते हैं कि अगर मेरे जीवन में कोई भी चुनौती आती है तो मुझे उस चुनौती का सामना करने का बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल ना आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। तो लेखक कहते हैं कि अगर वो मुझे आशीर्वाद दे देते कि तुम 100 बरस जियो तो शायद मृत्यु के सामने संघर्ष करने का इतना बल मुझे नहीं मिलता जितना बल उन्होंने जाओ मरो कहा और मुझे संघर्ष करने का बल मिल गया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुएं के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बात लेने का विधान था। लुई कुएं पानी के इलाज से तो टब में ठंडा पानी भरना और फिर उसमें बैठ जाना, उसे सीड्स बात कहते हैं। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। कुएं के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण किए जाना था। तो लेखक को लगा कि इस इलाज में और कोई खर्च नहीं होता, इसलिए मुझे यह इलाज अच्छा लगा और मैंने यह इलाज चालू कर दिया और थोड़े ही दिनों में मैं अपना काम धीरे धीरे करने लगा। स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। मुआवजा मानी वेतन, पैसा। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। तो लेखक कहते हैं कि मैंने रात की ट्यूशन छोड़ दी थी, लेकिन उस ट्यूशन से जो मुझे वेतन मिलता था वो वेतन मुझे अपनी किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्थी पंथा कहा और मेरे पीछे चली। तो लेखक कहते हैं कि मैं जो कुछ भी काम करता, श्यामा ने कभी भी मेरा विरोध नहीं किया, लेकिन हमेशा मुझे साथ दिया। और स्वस्ति पंथा, स्वस्ति मानी कल्याण, जो वो मानती थी कि लेखक जो काम करे उसमें उनका कल्याण हो। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। तो वह श्यामा अपना तन मन लगाकर लेखक की सेवा करती रही और हमेशा लेखक को आगे बढ़ाती रही। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग किया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वो यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया मानी मार दिया, और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। तो श्यामा खुद भी बीमार थी, लेकिन लेखक की बीमारी ऐसी थी कि श्यामा उन्हें और चिंता देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कभी भी अपनी बीमारी के बारे में लेखक को नहीं बताया और हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयत्न किया और लेखक की सेवा करती रही। कभी भी उसने अपनी उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की, मानी कि उसे कुछ हो रहा है ऐसी शिकायत उसने कभी नहीं की।
शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। तो लेखक कहते हैं कि उसकी इस निश्चिंतता के कारण मुझे अपने रोग से लड़ने की शक्ति मिली। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल हठ योग की समझ में नहीं आता, उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। तो लेखक कहते हैं कि श्यामा ने न जाने अपने आत्मनियंत्रण से नियंत्रण माने अपने आप में नियंत्रण और अपने इच्छा बल से या अपनी जीत से उसी के कारण उसे अपने आप की बड़ी महंगी कीमत चुकानी पड़ी। कैसी कीमत देखो, अपने क्षयज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर लौटी। माने कि लेखक स्वस्थ हो गए और उसी दिन से श्यामा बीमार हो गई और चारपाई पर लेट गई, फिर कभी न उठ पाई। मानी कि उसकी मृत्यु हो गई। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वो पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। तो लेखक कहते हैं कि हम दोनों ने मृत्यु के सामने संघर्ष किया। उसने मेरी इतनी सेवा की लेकिन मेरी चिंता के कारण वह अपनी मृत्यु से मुक्त नहीं हो पाई और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। विद्यार्थी मित्रों, अंत में शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है, तो वो आपकी नोटबुक में लिख देना और स्वाध्याय जो है वो भी आपकी नोटबुक में लिख देना और ये बोर्ड पर जो शब्द लिखे हैं वो शब्दार्थ भी अपनी नोट में लिख देना। थैंक यू।